हेलो, वेलकम। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। राष्ट्रपति भारत की जो कार्यपालिका होती है, संघ की जो कार्यपालिका होती है, उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के जो कार्य हैं उनमें बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं और कुछ कुछ अंतर भी हमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये समाचीनी होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ें, तब ही हम उनके कार्यों की क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे और बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों में किस प्रकार का सूक्ष्म अंतर है, किस स्तर पर राष्ट्रपति कार्य करता है, किस स्तर पर राज्यपाल करता है और कैसे ये कार्य करते हैं, क्या इनके कार्यों में समानता है, यदि कोई विभिन्नता है तो वो किस प्रकार की विभिन्नता है, उसको देखेंगे हम और तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत रहने वाली है। मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट आपको वहां मिलने वाली है और उस प्लेलिस्ट में संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान में से पूछे जाते हैं, राज्य व्यवस्था में से पूछे जाते हैं, वो यहाँ आपको मिलेंगे। एक अरेंज्ड फॉर्म में मिलेंगे, एक व्यवस्थित क्रम में मिलेंगे और पाठ्यक्रम की जो डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि एनसीईआरटी के जो तथ्य हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जो रेफरेंस बुक सिविल सर्विसेज के लिए होती है एम लक्ष्मीकांत, उसको भी सम्मिलित करते हुए बेहतर तरीके से उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ ये कोशिश की गई है कि प्री और मेन, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को दृष्टिगत रखते हुए आपको चर्चा की जाए, आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया जाए। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं उसको सबसे पहले हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की यदि हम बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान का जो भाग 5 है उस भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है। और इसी भाग 5 में संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पद, उसकी शक्तियों और अन्य बातें जो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में लिखी हुई हैं उसको भाग 5 में संघ है उसके अंतर्गत बताया गया है। अब भाग 5 में संघ नाम का जो टॉपिक है उसे कुछ चैप्टर्स में या अध्यायों में बांटा गया है। तो भाग 5 का जो अध्याय 1 है, भाग 5 का जो अध्याय 1 है उसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भाग 5 में तो किसका वर्णन है, संघ का। किसका, संघ का। और इस संघ का जो वर्णन किया गया है वो 1 से लेके 5 तक जो अध्याय हैं उसमें चैप्टर हैं उसमें संघ का वर्णन किया गया है। और चैप्टर 1 या अध्याय 1 में क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका में के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार और इस संघ की कार्यपालिका में ही किसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या हुआ, संविधान का भाग 5, भाग 5 में किसका वर्णन, संघ का वर्णन। संघ का वर्णन कितने चैप्टर्स में किया गया है, 5 चैप्टर्स में, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। और इन चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है भाग 5 का, जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और उसी भाग में ही राष्ट्रपति के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें समांतर रूप से तो हमारे संविधान का जो भाग 6 है उस भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। इस भाग 6 में
1 से लेके 6 तक के क्या हैं, अध्याय हैं। 1 से 6 तक क्या हैं, अध्याय हैं या चैप्टर हैं। इन 1 से 6 तक के जो अध्याय हैं उसमें पहला जो अध्याय है उसमें तो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य के बारे में बताया गया है, जबकि अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। तो यहां प्रमुख अंतर आप देखें कि संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वो तो भाग 5 के अध्याय 1 में किया गया है, जबकि राज्य की जो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है वो भाग 6 में किया गया है, लेकिन अध्याय 1 या चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 2 में किया गया है। तो इस प्रकार के कुछ सूक्ष्म प्रश्न परीक्षाओं में निकल सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन तो किसके अंतर्गत किया गया है, चैप्टर 1 या अध्याय 1 में किया गया है, जबकि राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वो अध्याय 2 में किया गया है, क्योंकि अध्याय 1 में यहां राज्य की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहला अंतर ये। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान जहां संघ की कार्यपालिका में दिए गए हैं, जबकि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत किसके संवैधानिक प्रावधान है, राज्यपाल के बारे में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो संघ की जो कार्यपालिका है वो किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका किस किस से मिलकर बनी होती है, राज्यपाल, राज्य की मंत्री परिषद और राज्य का महाअधिवक्ता। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत एक तो किसका वर्णन दिया हुआ है, कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होंगे। तो कौन कौन सम्मिलित होंगे, ये लोग सम्मिलित होंगे। राज्य की कार्यपालिका में ये लोग सम्मिलित होंगे। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति क्या है, सम्मिलित है, और यही आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में क्या है, राज्यपाल सम्मिलित है। उसके बाद संघ की कार्यपालिक शक्ति में संघ की जो कार्यपालिका है उसमें आगे कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका है उसमें राज्य की कार्यपालक शक्ति के बारे में बताया है। संघ की कार्यपालिका का संचालन किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का संचालन कैसे होगा, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे, इसे भी किसमें बताया गया है, संघ और राज्य की कार्यपालिकाओं में बताया गया है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। इतना सारा आपको बताने का उद्देश्य क्या था कि आपको क्लियर हो कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और साथ में उस भाग में अन्य किन किन बातों को बताया गया है। तो हमें याद रखना है राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 संविधान के भाग 5 में चैप्टर 1 में, जबकि राज्यपाल का वर्णन किसमें, संविधान के भाग 6 में, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में। और इन चैप्टर्स में बताया किसके बारे में है, संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, और उसी कार्यपालिका का एक हिस्सा है राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो आइए एक एक करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में सभी संवैधानिक प्रावधानों की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के बारे में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है उसके बारे में संविधान में क्या कहा गया है। तो कहा गया है हमारे संविधान में कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान में कहा गया है। राज्यपाल के बारे में क्या कहा गया है, यहां आप अंतर देखेंगे तो यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। जैसे क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहां जोड़ी गई है। एक्स्ट्रा चीज यहां क्या है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो यहां तो सिर्फ क्या कहा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि राज्यपाल के बारे में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात हुई पद के बारे में। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनकी क्या चुनाव किया जाता है या उनकी नियुक्ति किया जाता है या किसी अन्य तरीके से उनको पद पर बैठाया जाता है, उसकी यदि हम बात करें तो वो उसके लिए भी हम पैरेलल रूप से दोनों को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का क्या किया जाता है,
निर्वाचन किया जाता है, जबकि राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब निर्वाचन के बारे में बात कर रही है यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है इसे भी हमने देखना होगा। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे हम एमएलए और एमपी के लिए वोट करते हैं उसी तरह साधारण जो मतदाता है वो वोट करके राष्ट्रपति का चुनाव करता है, या किसी अन्य तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, या उसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं, अर्थात वे लोग, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल का तात्पर्य वे लोग जिनके वोटों से राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। तो किन लोगों के वोटों से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? निर्वाचक मंडल में जो शामिल हैं उन लोगों के वोटों से। और ऐसे लोग कौन होते हैं? इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों के जो इलेक्टेड एमपी हैं, निर्वाचित जो एमपी हैं, एक तो वो किस में शामिल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, यानी ये लोग वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। इसी प्रकार जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए। तो कहने का तात्पर्य है कुल मिला के कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। एमपी चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और एमएलए केवल किसके? विधानसभा के, यानी केवल इलेक्टेड या निर्वाचित एमपी और एमएलए किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होते हैं। अब यहां दिल्ली और जो पांडिचेरी की विधानसभाएं हैं वहां क्या होगा? वहां भी इलेक्टेड एमएलए होते हैं, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है? विधानसभा। तो चूंकि सभी इलेक्टेड एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं, तो प्रारंभ में दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए को सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली और पांडिचेरी के जो एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलए, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। तो आज की स्थिति ये है कि सभी निर्वाचित एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। अब राज्यपाल की यदि हम बात करें तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, उसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये अपॉइंटमेंट या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो संविधान में केवल इतना ही बताया गया है कि राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा? राज्यपाल की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन एक परंपरा रही है, ध्यान रखना है आपको, कि किसी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये केवल क्या है? एक परंपरा है। क्या परंपरा रही है? कि परंपरा के अनुसार या सामान्यतः किसी राज्य का जो राज्यपाल बनाया जाता है वो व्यक्ति उस राज्य का, ऐसी परंपरा रही है कि राज्य के बाहर का वो व्यक्ति होता है, राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। इस परंपरा के पीछे जो भावना है वो ये है कि जो राज्यपाल होता है वो एक संवैधानिक पद है, किसी भी दल का क्या नहीं होता है, वो किसी भी दल का पक्ष या विपक्ष में नहीं होता है, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता है, तटस्थ भूमिका में वो रहता है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार का एक तरीके से वो क्या होता है? संघ सरकार या केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधि राज्य में होता है। इसलिए एक तटस्थ व्यक्ति को, जो कि राज्य के मामलों में रुचि ना रखता हो, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाना होता है? राज्यपाल बनाया जाता होता है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? प्रायः जो राज्य के बाहर का व्यक्ति है उसे राज्य के जो आंतरिक मामले हैं उनमें रुचि नहीं रहेगी। तो तटस्थता को ध्यान में रखते हुए ऐसी परंपरा रही है कि राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। साथ ही साथ सीएम की सलाह भी ली जाती है। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, परंपरा ऐसी रही है, संवैधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है, परंपरा ऐसी रही है कि वहाँ के सीएम या चीफ मिनिस्टर की सलाह ले ली जाती है कि किस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, वहाँ राज्यपाल बनाया जाए। तो ये बात करी हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में।
तो राज्यपाल के मामले में तो आपने देखा कि नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो निर्वाचन प्रणाली का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और ये जो चुनाव किया जाता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन है, इलेक्टेड एमपी और एमएलए हैं, चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का हो, और विधानसभा के सभी चुने गए या निर्वाचित एमएलए। अब ये लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली के द्वारा करते हैं, तो क्योंकि आपने देखा कि सभी जो लोग हैं वो सीधे, जनता सीधे मतदान राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं कर रही, अपितु कैसे करती है, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली कह सकते हैं। हालांकि वोटिंग जो होती है वो सीधे जनता नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, इसी कारण इसे अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुने जाने की। अब इसमें ध्यान ये रखा जाता है, हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें क्या ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी राज्य हैं भारत के, उन सभी को राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रकार से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि किसी राज्य को तो राष्ट्रपति के चुनाव में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और किसी को ज्यादा हो। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित एमएलए सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब किसी एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है संविधान में। वो फॉर्मूला क्या है कि किसी भी राज्य के एमएलए की राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में मत का जो मूल्य होगा वो उस राज्य की जनसंख्या में यदि वहां जो विधानसभा की सीटें हैं, यानी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा की जो सीटें हैं, उसका भाग लगा दिया जाए और उसको 1000 से गुणा कर दिया जाए, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही वहां के एमएलए के मत की कीमत होती है, मत का मूल्य होता है। तो आप देखेंगे कि राज्य की जनसंख्या में विधानसभा सीटों की भाग लगा दिया जाए, उसको 1000 से गुणा कर दिया जाए, वो ही एक एमएलए के मत का मूल्य होगा। जबकि एमपी या सांसद के मत का मूल्य जो है उसको कैसे निकाला जाता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये कैसे निकाला जाता है, जितने भी ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इससे क्या होगा, एमएलएज के मत की मूल्य आ गए, अलग अलग राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य आ गया। अब जितना एमएलए के मतों का मूल्य आया है उन सभी को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों में, उन सभी विधानसभा जो सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य क्या कर दो, जोड़ दो, और निर्वाचित जो सांसद है वहां एमपी की जो सीट है उन एमपी की सीटों की संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो एक सांसद या एक एमपी के मत का मूल्य सामने निकलकर आता है। तो इस प्रकार की विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकार के प्रणाली के द्वारा चुनाव किया जाता है। और चुनाव जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में जो मेथड अपनाया जाता है वो किस प्रकार का है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान क्या है, इसकी अलग क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहां हमने बात करी कि जब विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य निकाला गया तो हमने देखी थी राज्य की जनसंख्या। अब ये राज्य की जनसंख्या कब की, आज की जनसंख्या, आज से पिछले वर्ष की जनसंख्या, या आने वाले किसी वर्ष की जनसंख्या ली जाए, किसकी जनसंख्या ली जाए, या पिछली जो जनगणना हो चुकी उसकी जनसंख्या ली जाए, इसके बारे में यदि आपके प्रश्न आता है तो यहां संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि जनसंख्या का तात्पर्य क्या होगा, 1971 की जनसंख्या। 2026 तक जब जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तब क्या है, जनसंख्या जो होगी वो किस वर्ष की जनसंख्या होगी, 1971 की जनसंख्या जो राज्य की थी उसको क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा, और उसी जनसंख्या में विधानसभा सीटों की जो है संख्या का भाग लगा के एमएलए के मत को मूल्य को प्राप्त किया जाएगा। तो ये थी राष्ट्रपति के निर्वाचन
और निर्वाचन के तरीके की बात और राज्यपाल की नियुक्ति की बात कि कैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था उसमें हमने देखा था कि सीधे जनता वोटिंग नहीं कर रही है। जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है। कैसे चुनती है? एमएलए और एमपी के रूप में। और ये एमएलए और एमपी फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का क्या करते हैं, वोटिंग के द्वारा चुनाव करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो जनता है उसकी वोटिंग के द्वारा राष्ट्रपति का सीधे चुनाव नहीं हो रहा, अपितु अप्रत्यक्ष माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसी विधि हो गई, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा मतदान होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में जनता सीधे मतदान करती है, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुनाव होता है, तो फिर राष्ट्रपति के मामले में अप्रत्यक्ष मतदान क्यों रखा गया? इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में जो शासन की व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक पावर होती है, वास्तविक जो शक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। और राज्य के मामले में राज्य की मंत्री परिषद या क्या कह सकते हैं, राज्य की जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास निहित रहती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल क्या होते हैं, क्रमशः संघ सरकार और राज्य सरकार में केवल नाम मात्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि राज्यपाल की तो सीधी क्या गई, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति ही कर दी गई, क्योंकि राष्ट्रपति न केवल राज्य सरकार का मुखिया होता है, अपितु केंद्र सरकार का राज्य में क्या होता है, प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए उसको लगाने में जो तरीका अपनाया गया, राज्यपाल का जो तरीका अपनाया गया राज्यों में लगाने के लिए, वो ये तरीका अपनाया गया कि उसमें भूमिका किसकी रखी जाए, केंद्र सरकार की रखी जाए। तो केंद्र सरकार की भूमिका रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, ऐसी व्यवस्था बना दी गई। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में अन्य व्यवस्था अपनाई गई, कौन सी, निर्वाचन की, चुनाव की। लेकिन वो चुनाव सीधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सीधा? क्योंकि सीधे जो चुनाव होता है उसमें बहुत अधिक खर्चा होता है, बहुत अधिक मशीनरी लगती है, बहुत अधिक समय लगता है। और चूंकि राष्ट्रपति केवल क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है, तो इतने संसाधन और समय जो है वो केवल नाम मात्र के प्रमुख को चुनने में न लगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। अब यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई शंका या कोई विवाद उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, इस पर यदि कोई प्रश्न उठता है तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शंका या विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उसकी जांच और उसका निर्णय सीधे किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो इस मामले में क्या होगा, अंतिम होगा, मान्य होगा, अंतिम रूप से क्या होगा, मान्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसे क्या कर दिया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। मान लो ऐसी कोई चीज कोर्ट के सामने बाद में आती है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मान के चलूं कि 2023 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है, लेकिन 2025 में जाकर पता लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ थी, कोई विवाद था, कोई शंका थी, और मान लो सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को क्या कर दे, रद्द कर दे। ठीक है, क्या कर दे, निर्वाचन को रद्द कर दे, शून्य घोषित कर दे। तो 2023 से लेके 25 तक राष्ट्रपति के रूप में जो भी कार्य उस चुने गए व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए थे वो अमान्य नहीं होंगे, वो अविधि मान्य नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई परिवर्तन करना हो, कोई चेंज करना हो, तो उसकी शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। और संसद ऐसा चेंज कैसे करेगी, एक एक्ट बनाकर या विधि बनाकर करेगी, एक्ट बनाकर या विधि बनाकर करेगी। तो राष्ट्रपति से संबंधित शंका या विवाद यदि उत्पन्न होते हैं किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर डिसाइड करेगा। इसके अतिरिक्त यदि
कोई ऐसा मामला होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई शंका विवाद होती है, उसके कारण उसके चुनाव को रद्द किया जाता है, तो भी राष्ट्रपति के रूप में जिस व्यक्ति के चुनाव को रद्द किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वो अविधि मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो वो संसद करेगी। कैसे बनेगी? करेगी, एक्ट बनाकर या विधि बनाकर करेगी। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो एमपी और एमएलए होते हैं, निर्वाचित एमपी और एमएलए होते हैं। अब हो सकता है कि पूरे देश में किसी जगह एमपी और एमएलए की सीट जो है वो कहीं पे खाली हो, तो एमपी और एमएलए की सीट यदि क्या हो, खाली हो, रिक्त हो किसी स्थान पर, तो इस रिक्ति का किसी प्रकार का असर राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं पड़ता है। बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पर इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता कि किसी जगह तो एमपी और एमएलए की सीट खाली थी, तो इस प्रकार सभी एमपी और एमएलए का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति को चुनने में नहीं था। इस आधार पर बाद में राष्ट्रपति के चुनाव पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और ये सारे के सारे जो उपबंध हैं ये न केवल राष्ट्रपति अपितु उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी लागू होते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका या विवाद की यदि कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति में हमारे संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब क्या राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, उसकी पुनर्नियुक्ति दोबारा राष्ट्रपति के रूप में हो सकती है? इस बारे में हमारे संविधान में क्या कोई बात की गई है? तो जी हाँ, हमारे संविधान में इसके बारे में बात की गई है और ये साफ साफ स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से भी क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। एक कार्यकाल पूरा करने के बाद में पुनः भी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वे 1952 से लेके 1962 तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेके 1962 तक अर्थात लगातार 2 कार्यकाल तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कहा गया है कि दोबारा उसी पद, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति की जो है निर्वाचन किया जा सकता है। क्या राज्यपाल के बारे में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल निर्वाचन तो होता ही नहीं, राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जिस व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है तो क्या उस व्यक्ति को दोबारा उसी राज्य का या अन्य राज्य का राज्यपाल क्या नियुक्त किया जा सकता है? तो इस संबंध में क्या है, संविधान क्या है, मौन है। क्या है? मौन है। इस बारे में कुछ नहीं कहता है। ये भी नहीं कहता कि नहीं किया जा सकता और ये भी नहीं कहता कि किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है इसके संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध हमारे संविधान में नहीं दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर यदि कोई व्यक्ति आना चाहता है, निर्वाचित या नियुक्त होना चाहता है, तो किस किस प्रकार की योग्यताएं और किस किस प्रकार की शर्तें संविधान में दी गई हैं। पहले हम बात करेंगे अहर्ताएं या योग्यताओं के बारे में कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं या अहर्ताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। पहले किसके बारे में हम बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है भारत का तो उसकी योग्यता क्या है? सबसे पहली चीज तो वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, उसे कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, अर्थात आयु 35 वर्ष या उससे ज्यादा उस व्यक्ति की होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वो क्या है कि उस व्यक्ति में वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वे सभी अहर्ताएं होनी चाहिए कि वो लोकसभा का क्या होना चाहिए? निर्वाचित होने के योग्य हो। तो कहने का तात्पर्य है भारत का नागरिक हो, 35 साल से ज्यादा उसकी क्या हो, उम्र हो, और उसके अलावा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए वो क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। यानी लोकसभा के सदस्य चुना जाने के लिए जो योग्यताएं हैं वो भी राष्ट्रपति में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसको हम जब लोकसभा के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, दूसरा 35 वर्ष से अधिक आयु, और तीसरा जो योग्यता है
वो क्या है कि उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुनाए जाने योग्य वो होना चाहिए। और साथ ही साथ संघ या राज्य की किसी सरकार में किसी प्रकार का लाभ का पद उसको धारण नहीं करना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होगा, इसकी व्याख्या स्वयं संविधान में ही कर दी गई है कि लाभ का पद क्या होगा। तो राष्ट्रपति के मामले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ या राज्य सरकार का कोई मंत्री होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति पद पे है या उपराष्ट्रपति पद पर है या संघ या राज्य सरकार में मंत्री के पद पर है, तो वो योग्य होगा किसके लिए, राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हालांकि क्या है, लाभ के पद हैं, लेकिन इस संदर्भ में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है हमारे संविधान में। राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यपाल के बारे में योग्यताएं क्या दी गई हैं कि उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष या उससे ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। बस ये दो ही बातें संविधान में कही गई हैं। तो अब यहां हमें विशेष तौर पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की अहर्ताओं या योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है और शर्तों के बारे में भी बताया गया है। तो कई बार शर्त और योग्यता को आप क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसीलिए एक ही स्क्रीन पर मैंने अहर्ता और शर्तें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक साथ रखी हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जहां पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनती है वहीं से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और यहां कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि योग्यताएं या अहर्ताएं और शर्तें क्या अलग अलग हैं। तो जी हां, अलग अलग हैं, शर्तें अलग हैं, अहर्ता अलग है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है उसे पाने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त कि राष्ट्रपति की यदि बात करें तो पहली शर्त क्या है, यदि कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए है यानी संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है तो उसे वो सदस्यता छोड़नी होगी यदि राष्ट्रपति के पद पे वो चुना जाता है। तो इसी प्रकार राज्यपाल के मामले में भी ये लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति एमपी है या एमएलए है तो उसे एमपी या एमएलए के रूप में अपनी सदस्यता को छोड़ना होगा। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरा, राष्ट्रपति के पद पर जब तक वो रहता है तब तक और कोई लाभ का पद, अन्य किसी भी प्रकार के लाभ का पद ये क्या नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल भी जब तक राज्यपाल के पद पर है अन्य किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को भी बिना किराया आवास उपलब्ध होगा और राज्यपाल को भी बिना किराया आवास जो है वो उपलब्ध होगा। इसी तरह राष्ट्रपति को जो भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाएंगे उनका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। और कैसे करेगा, कानून बनाकर निर्धारित करेगा। राज्यपाल को दिए जाने वाले भत्ते और विशेषाधिकार भी संसद ही विधि बनाकर निर्धारित करेगी, कानून बनाकर निर्धारित करेगी, न कि विधानमंडल। ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के ही जो भत्ते और विशेषाधिकार हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ऑप्शन में दिया जा सकता है कि राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार किसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, जैसे विधानमंडल या विधानसभा दे दिया जाए, एक दे दिया जाए आपको संसद और एक दे दिया जाए राष्ट्रपति। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप राष्ट्रपति पर टिक लगा सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसके भत्ते और विशेषाधिकार भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता होगा, लेकिन नहीं, संसदीय विधि के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। अब इसको जो भत्ते और विशेषाधिकार या उपलब्धियां दिए जाएंगे किसको, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, वो जब तक ये पद पर रहेगा उस पद पर रहने के दौरान उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। तो ये दोनों चीजें, ये शर्तें दोनों पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समान रूप से यहां तक लागू हो रही हैं। लेकिन राज्यपाल के लिए एक शर्त और दी गई है संविधान में। वो शर्त क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक से अधिक राज्यों का
हमने देखा था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या होता है, राज्यपाल होता है, तो अब राज्यपाल को वेतन किसके द्वारा और कैसे दिया जाएगा। तो उस स्थिति में ये प्रावधान किया गया है कि ये जो वेतन है अब जिन जिन राज्यों का वो व्यक्ति राज्यपाल है उन राज्यों द्वारा आपस में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। और कैसे, राष्ट्रपति एक आदेश देगा, उसमें यह निर्धारित करेगा कि राज्यों द्वारा राज्यपाल का वेतन किस प्रकार से वहन किया जाए, उन राज्यों द्वारा जिन जिन राज्यों का वो व्यक्ति क्या है, राज्यपाल है। तो ये थी राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को निर्वाचित होने या नियुक्त होने के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं या क्या क्या शर्तें आरोपित संविधान में की गई हैं। योग्यता और शर्तें दोनों को पैरेलल रूप से, समांतर रूप से हमने देखा और समझा। आगे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में। शपथ की बात करें हम तो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाएगी वो किसके समक्ष ली जाएगी। अच्छा, चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हो या राष्ट्रपति जब अपने कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम हो तो उस स्थिति में कई बार उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। तो चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में या कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो व्यक्ति, दोनों ही व्यक्तियों को क्या लेनी होती है, शपथ लेनी अनिवार्य होती है। और ये जो शपथ ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष ली जाती है। यदि चीफ जस्टिस नहीं है तो चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पश्चात, मुख्य न्यायाधीश के पश्चात सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके समक्ष क्या की ली जाती है, राष्ट्रपति के रूप में चुने व्यक्ति द्वारा शपथ ली जाती है। और ये शपथ किस प्रकार की होती है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की, अपने कर्तव्य के पालन की और जनता की सेवा करने की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करें तो यहां भी चाहे व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया हो या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, दोनों ही व्यक्तियों को क्या लेनी पड़ेगी, अपने पद पर आने से पहले क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। किसके समक्ष लेनी होगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति तो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, जो उस राज्य का हाईकोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उसके समक्ष। यदि उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपने पद पर नहीं है, पद रिक्त है या क्या हो रहा है, पद अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसके समक्ष इनको शपथ लेनी होती है। शपथ कैसी लेते हैं, संविधान की रक्षा की, अपने कर्तव्य के पालन की और जनता की सेवा की। तो ये बात हुई राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में निर्वाचित या नियुक्त जो व्यक्ति होता है, यदि उसे अपना त्यागपत्र देना हो, अपना पद छोड़ना हो, तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और इसके आगे एक बात और संविधान में इस संदर्भ में कही गई है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो उस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में क्या जो है हमारे संविधान में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वो त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, लेकिन शपथ किसके समक्ष लेता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष लेता है। तो ये बात हुई राष्ट्रपति और राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल कितनी अवधि तक अपने निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात पद पर रहता है। पहले राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति जिस दिन से अपना पद ग्रहण करता है, उस पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक क्या होता है, अपने पद पर रहता है। अब मान लो 5 वर्ष पूरे हो गए,
जैसे 1 दिसंबर 2022 को कोई व्यक्ति क्या चुना गया, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब 1 दिसंबर 2027 वापस आ जाता है और तब तक भी क्या नहीं होता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। तो इस स्थिति में 5 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा, पदावधि यदि समाप्त हो जाती है तब भी वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए, यानी अगले राष्ट्रपति के चुनाव ना हो जाएं तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो सामान्यतः राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है, 5 वर्ष। लेकिन यदि 5 वर्ष के दौरान क्या नहीं चुना जाता, 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल की पदावधि के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यपाल की जो पदावधि है वो है अपने पद ग्रहण करने से लेके 5 वर्ष तक, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। अब पदावधि यदि समाप्त हो जाती है राज्यपाल की तो उस स्थिति में भी जब तक उसका अगला राज्यपाल क्या नहीं कर लेता है, पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक जो प्रमुख है वो ऐसा पद है जो सदैव रहना ही चाहिए, संवैधानिक प्रमुख का पद खाली नहीं रह सकता। इसीलिए या तो पदावधि पूर्ण होने से पहले ही चुनाव हो जाते हैं, या नए राज्यपाल की क्या हो जाती है, पुनर्नियुक्ति हो जाती है, या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति या कार्यवाहक राज्यपाल को लगाया जाता है, लेकिन कभी भी ये पद खाली नहीं रहता है। तो ये थी राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के बारे में प्रावधान। अब हम बात करेंगे यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद से हटाना हो तो उसके लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। यानी राष्ट्रपति के पद से किसी व्यक्ति को हटाना है तो उस पर महाभियोग चलाना पड़ेगा, और महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल और केवल एक ही स्थिति में चलाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का क्या किया गया हो, अतिक्रमण किया गया हो, संविधान का उल्लंघन किया गया हो। केवल उसी स्थिति में राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल को अपने पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसके बारे में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके कार्यकाल को केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बताया गया है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति कभी भी इसे अपने पद से हटा सकता है। कैसे हटाएगा, इसकी कोई प्रक्रिया संविधान में वर्णन नहीं है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसके बारे में। वो प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में इस प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, और जैसा मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति पर महाअभियोग केवल एक ही सूरत में चलाया जा सकता है, यदि उसने संविधान का क्या किया हो, अतिक्रमण किया हो। अब महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसके बारे में यदि हम बात करें तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में क्या की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन में, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए क्या लाया जाएगा, एक संकल्प लाया जाएगा। चाहे वो लोकसभा में प्रारंभ हो रहा हो चाहे राज्यसभा में, एक संकल्प लाया जाएगा। और ये संकल्प केवल तभी लाया जा सकता है जब जिस सदन में इस संकल्प को लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य इसका समर्थन करें। यानी लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा की जो कुल सीटों की संख्या है उसके 1/4 25% जो लोग हैं वो क्या करें, इस समर्थन करें। या फिर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा की जो कुल सीटों की संख्या है उसके 25% जो सदस्य हैं वो इसका समर्थन करें। तब ये क्या होगा, स्टार्ट होगा किसी भी सदन में। उसके बाद उस सदन की, जिस सदन में ये प्रारंभ हुआ है, लोकसभा में हुआ है तो लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा में, उस
तो सदन की जो कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या, जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा की जैसे कुल सदस्य संख्या मान लो 545 है, तो उस कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा क्या किया जाए, सदस्यों द्वारा ये पारित किया जाए। फिर पारित होके ये किस में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। किस में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन द्वारा जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं उन आरोपों का क्या किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण का मतलब जांच की जाएगी, और जांच करने के पश्चात यदि दूसरा सदन भी अपनी सीटों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा इस संकल्प को क्या कर देता है, पारित कर देता है, तो जिस दिन यह संकल्प पारित हो जाता है उस दिन से, उस तारीख से क्या होना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। लेकिन एक और व्यवस्था यहां संविधान में की गई है कि यदि राष्ट्रपति पर क्या चलाना है, महाभियोग चलाना है, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को इस संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में जब संकल्प लाया जाएगा उससे 14 दिन पहले, 14 दिवस पहले ही लिखित सूचना इसके लिए किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी। और जब सदन द्वारा महाभियोग का आधार संविधान अतिक्रमण, उसकी जांच की जाएगी, अन्वेषण किया जाएगा, उस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के बारे में। अब आगे हम बात करने वाले हैं, महाभियोग प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हमने बात करी त्यागपत्र की, हमने बात करी पद से हटाए जाने की स्थिति की। तो जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपना त्यागपत्र दे देगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को पद से हटा दिया जाए तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो गया, या राष्ट्रपति किसी अन्य कारण से अनुपस्थित है। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो आइए देखते हैं संविधान में ऐसी कौन कौन सी स्थितियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होने की स्थितियां हैं वो कुछ स्थितियां तो ऐसी हैं जो संविधान में ही वर्णित की गई हैं, संविधान में ही बताया गया है कि इन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। और कुछ अन्य आकस्मिक स्थितियां भी दी गई हैं जो संविधान में वर्णित नहीं की गई। ठीक है, तो दो तरीके से पद रिक्त हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनका संविधान में ही वर्णन किया गया है कि ये स्थितियां होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति, आकस्मिक स्थितियां जो संविधान में वर्णित ही नहीं है, उनके बारे में भी बात की गई है किसमें, हमारे संविधान में। तो संविधान में जो वर्णित स्थितियां हैं वो कौन सी है जिनके द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इसकी यदि हम बात करें तो इसको भी दो स्थितियों में बांटा गया है। पहला आकस्मिक स्थिति और दूसरा पदावधि पूर्ण यदि राष्ट्रपति की हो जाए वो। आकस्मिक स्थितियां कौन कौन सी हैं, पदावधि पूर्ण ये तो पहले से पता होती है, तो ये आकस्मिक स्थिति नहीं है। तो संविधान में जो वर्णित स्थितियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आकस्मिक स्थिति और एक पदावधि पूर्ण होने पर पद रिक्त होना। आकस्मिक स्थिति कौन कौन सी हैं कि राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यरत व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। ये तीनों आकस्मिक स्थितियां हैं। इन स्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त होता है, तो उस स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव कराना होगा। और चुनाव के द्वारा जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा उसका जो कार्यकाल होगा वो नए सिरे से कितना होगा, 5 वर्ष होगा। दूसरी जो स्थिति मैंने आपको बताई, इन आकस्मिक स्थितियों के अलावा अन्य स्थिति जिसके द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है वो है राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, पदावधि, उसके पद की जो अवधि है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, पदावधि पूर्ण होने से पहले ही क्या करा लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की कुछ परिस्थितियां, और उनमें ऐसी पद रिक्तता की स्थिति में आगे क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं उसकी हमने बात की। दूसरा हम देखेंगे
पैरेलल समांतर रूप से राज्यपाल की भी हम तुलना करेंगे। क्या राज्यपाल के पद के रिक्त होने की कोई स्थितियां संविधान में बताई गई हैं? तो राज्यपाल के पद के रिक्त होने की कोई स्थिति हमारे संविधान में वर्णित नहीं की गई है। ये थी राष्ट्रपति और राज्यपाल की पद रिक्तता के बारे में कुछ बातें। अब राष्ट्रपति का क्या हो जाए, मान लो पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, या फिर कोई अन्य कारण हो जिसके कारण राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति में या तो पद रिक्तता के कारण कि राष्ट्रपति अपने पद पर ही नहीं है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे ही नहीं है, तो पद रिक्तता के कारण, या कुछ अन्य स्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्धारण न कर पाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है उसके कर्तव्यों का वो किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में यदि हम बात करें तो उसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त कब हो जाता है उसको हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि पद रिक्त होने की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, ये और ये दो परिस्थितियां हैं पद रिक्त होने की। तो जब पद रिक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाता है। जैसे ही पद रिक्त हो गया, पद रिक्त का तात्पर्य राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या उसको पद से हटा दिया गया, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करने लग जाएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाएगा। कब तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा उपराष्ट्रपति, ये तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, यानी नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। दूसरी स्थिति कब है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। कब नहीं कर पाएगा, यदि राष्ट्रपति क्या हो, बीमार हो, या छुट्टी पे चल रहा हो, या कोई अन्य कारण उसके साथ हो जाए जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, पालन करने में क्या है, असक्षम है। उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। और कब तक ये कार्य करता रहेगा, जब तक राष्ट्रपति छुट्टी से लौट नहीं आता है या अपनी बीमारी से उबरकर वापस अपने कर्तव्यों को पालन करने की स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक ये राष्ट्रपति के लौटने तक राष्ट्रपति के कामों को देखता रहेगा, कर्तव्यों को देखता रहेगा। तीसरी स्थिति है अन्य कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति हो जाए जो कि संविधान में वर्णित ही नहीं है, यहां दी गई ये जो पद रिक्तता और ये स्थिति दी गई है, इनके अलावा कोई अन्य स्थिति हो जाए जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पाए। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन व्यक्ति कार्य करेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद ने ये निर्धारण कैसे किया है, एक एक्ट बनाया इस संदर्भ में। वो एक्ट कौन सा है, प्रेसिडेंट एक्ट 1969। और इस प्रेसिडेंट एक्ट 1969 में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या की गई, व्यवस्था की गई कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जो इन स्थितियों के अलावा हो, तब राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कौन व्यक्ति कार्य करेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, जब क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में सभी वेतन भत्ते और शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उसे प्राप्त होंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी। अब यदि उपराष्ट्रपति का पद भी, हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो उस दशा में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उनका पालन किसके द्वारा किया जाएगा, उनका निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो एक नया शब्द हमारे सामने आया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। आइए देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होता है, तब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और इस स्थिति में इसे क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन यह प्रावधान किसमें वर्णित नहीं है, हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में केवल इतना कहा गया है
ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो, ठीक है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, इसका निर्धारण संसद करेगी। और संसद ने उसके लिए एक प्रेसिडेंट एक्ट बनाया और इस प्रेसिडेंट एक्ट में कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था की। और ऐसी स्थितियां हमारे इतिहास में बनी भी हैं। जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे तो उनकी पद पर रहते ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जो कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन किसने किया, वीवी गिरी ने किया। ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि राष्ट्रपति का पद पहले से क्या था, रिक्त था। वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद ही क्या हो गए, रिक्त हो गए। तो अब इस स्थिति में मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि उस समय क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार फखरुद्दीन जो अहमद थे, जब राष्ट्रपति थे, उनकी क्या हो गई, पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। उस स्थिति में बीडी जत्ती, जो उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ये कुछ स्थितियां थी पद रिक्तता की, और उस पद रिक्तता में राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन किस किस प्रकार और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, इसकी हमने विस्तार से बात की। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में और राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।